औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बुखारों के मुतालिक पढ़ेंगे कि बुखार कैसे पैदा होता है, इसके असबाब, इसकी अलामात और इसकी इकसाम कितनी हैं, और तिब के मुताबिक हम बुखारों का इलाज कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आम अफराद के लिए भी इस वीडियो में हर बुखार के मुतालिक एक बेहतरीन होम रेमेडी भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम बच्चों के मुतालिक, बच्चों को जो बुखार होते हैं उसका बेहतरीन इलाज भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ। और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड देख रहे हैं। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ये वीडियो अतिबा कराम के लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि एक नज़रिया पाया जाता है कि तिब में बुखारों का इलाज नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि तिब में बुखारों का शाफी इलाज पाया ही तिब में जाता है। जदीद तिब, जिसको हम एलोपैथी भी कहते हैं, उसमें बुखारों का शाफी इलाज नहीं है, सिर्फ अलामती इलाज किया जाता है, जो कि बहुत सारे नुकसान का सबब भी बनता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जिन उन्वानात के तहत बात करेंगे, इसमें हम बुखार की तारीफ बयान करेंगे कि बुखार होता क्या है, और इसके साथ हम ये बताएंगे कि बुखार पैदा क्यों होता है, इसकी इकसाम कितनी है, ठीक है, और क्या एक ही दवा हर किस्म के बुखार का इलाज हो सकती है। तो सबसे पहले हम बुखार की तारीफ कर लेते हैं कि बुखार है क्या। दोस्तों, हमारे जिस्म में यानी जिस्म इंसानी में एक नॉर्मल दर्ज हरारत पाया जाता है। नॉर्मल दर्ज हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसको नॉर्मल माना जाता है। जब जिस्म की हरारत इन फिगर से बढ़ जाए तो उसको बुखार कहा जाता है। तिब बुखार की ये तारीफ करती है कि इंसानी जिस्म में पाया जाने वाला नॉर्मल दर्ज हरारत जब बिगड़ जाता है, ठीक है, बिगाड़ आ जाता है किसी भी वजह से, और नॉर्मल दर्ज हरारत कम हो जाता है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हरारत गरीबिया इसमें बढ़ जाती है, जो कि बुखार कहलाती है। ठीक है जी, तो ये हो गई बुखार की तारीफ। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि बुखार पैदा क्यों होता है। तिब खसूसन तिब मुफरद अज़ा ये बयान करता है बुखारों के मुतालिक कि बुखार आज़ा की सोजिश या फिर अखलात में ताफुन से पैदा होते हैं। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो तिब में बुखार की 3 इकसाम सामने आती हैं। पहले नंबर पर दिमाग व असाब की सोजिश से या फिर खिलते बलगम में ताफुन से पैदा होने वाला बुखार जो है वो आसाबी बुखार या बलगमी बुखार कहलाता है। दूसरे नंबर पर कल्ब उज़लात की सोजिश से पैदा होने वाला बुखार, जो कि खिलते सौदा में ताफुन से पैदा होता है। और तीसरे नंबर पर जिगर व उदूद की सोजिश से पैदा होने वाला बुखार, जो कि खिलते सफरा में ताफुन से पैदा होता है, सफरावी या गर्मी का बुखार कहलाता है। तो गोया इंसानी जिस्म में 3 तरह का बुखार पाया जाता है। तिब मुफरद अज़ा में हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहकीक पेश की है, उसमें नुक्ते की बात समझ लें कि उसके बाद बुखार का इलाज अतिबा कराम के लिए करना बेहद आसान हो जाएगा, असूली हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा। वो नुक्ता ये है कि इंसानी जिस्म में जो हरारत गरीजिया है, तबाई हरारत है, ये जब किसी भी वजह से कम हो जाती है, वो चाहे आसाबी सोजिश की वजह से, जिस्म में पानी के बढ़ जाने की वजह से हो, या फिर जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से हो, हवा के रीह के बढ़ जाने की वजह से हो, या फिर जिस्म में हरारत के बढ़ जाने की वजह से, या जिस्म की तबाई हरारत गरीजिया, ठीक है, ये मुतासर होती है, कम हो जाती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हरारत गरीबिया बढ़ जाती है। यही हरारत गरीबिया बुखार कहलाती है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की कमी या हरारत गरीजिया की कमी
जिसके नतीजे में हरारत गरीबिया बढ़ जाती है, ये बुखार है। अब हम जितनी जल्दी इंसानी जिस्म में तबाही हरारत यानी हरारत गरीजिया को पूरा कर देंगे, बुखार का असूली इलाज हो जाएगा। उम्मीद है कि सब अतिबा कराम को इस लतीफ़ नुक्ते की समझ आ गई होगी कि बुखार पैदा कैसे होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं और इसकी इकसाम पर बात कर लेते हैं। अगर कोई शख्स किसी शख्स के जिस्म में खिलते बलगम बढ़ जाए और इस खिलते बलगम के बढ़ जाने की वजह से इस खिलते बलगम में ताफुन पैदा हो जाए, जिसकी वजह से दिमाग व आसाब में वरम और सोजिश हो जाए, तो इसके नतीजे में जो बुखार पैदा होगा वो बलगमी बुखार कहलाता है। ठीक है जी। इसकी अहम अलामात को देखा जाए तो मरीज को पेशाब ज़्यादा आता है, दिल घबराता है, कहवा मतली होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो अच्छा, ये हो गई अलामात। तशखीस के हवाले से देखा जाए तो ऐसे मरीज़ों की भूख ख़त्म हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, दिल बहुत घबराता है, मरीज़ को डर और खौफ बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ गहराई में होती है। ठीक है। 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है, कवाम में मोटी होती है। ठीक है जी। ऐसे बुखारों की मिसाल देख लें, ये मलेरिया हो गया। ठीक है जी। बलगम के ताफुन के बुखार हो गए। अच्छा, बच्चों को ज़्यादातर यही बुखार होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने बलगमी बुखार के असबाब भी देख लिए, उसकी अलामात भी देख ली। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो इसके असूल इलाज में ये देख रहे हैं कि अगर खिलते बलगम मुताफन होकर जिस्म में रुकी हुई है तो सबसे पहले उसका अखराज करें। उस मुताफन बलगम के अखराज के लिए हमारे पास असाबी उजलाती मुसिल है, मुलयन है, अक्सीर है, त्रियाक है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर खिलते बलगम रुकी हुई है तो उसको खारिज करेंगे। 1 से 2 दिन के लिए हम असाबी उजलाती मुसिल देकर मुताफन बलगम को खारिज कर देंगे। जब मुताफन बलगम खारिज हो जाएगी तो अब इस बलगमी बुखार के इलाज के लिए हम उजलाती असाबी जो है मुहरिक शदीद, मुलयन, मुसिल, अक्सीर, त्रियाक देंगे, या फिर उजलाती होती मुहरिक शदीद, मुलयन, मुसिल, अक्सीर या त्रियाक देंगे। ठीक है। तो ये बलगमी बुखार का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, जिन अतिबा कराम को असाबी उजलाती या असाबी उदी में फ़र्क मालूम नहीं होता तो वो सिर्फ जो है असाबी तहरीक को तशख़ीस करें, बलगम के बिगाड़ को तशख़ीस करें, या आम अफराद भी ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यानी अगर आप बुखार की वजह से इलाज करवा के थक चुके हैं और आप में ये तमाम अलामात पाई जाती हैं तो आप ये होम रेमेडी, ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से बलगमी बुखार, सर्दी के बुखार हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पर आपने आंवला लेना है, दूसरे नंबर पर हलीला स्याह लेना है और इसको तवे पर घी लगाकर हल्का सा बरियां कर लेना है, जैसे ये फूल जाएगा। और तीसरी चीज़ आपने गंधक आंवला साग लेनी है। ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये होम रेमेडी बहुत ही मुअस्सर है और महफूज है और ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है जो कि न सिर्फ आसाबी जरासीम को ख़त्म करती है बल्कि आसाबी वरम और सोजिश, इन्फ्लेमेशन को भी दूर कर देती है। छोटे बच्चों के लिए यानी 1 साल तक के बच्चे को आप 1 रत्ती शहद में मिलाकर चटा सकते हैं। ठीक है। 5 से 6 माह के बच्चे को आधी रत्ती शहद में मिलाकर चटवा सकते हैं। तो बच्चों को जो बुखार हुआ करता है वो इस रेमेडी से इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो बुखार आता है वो है जी उजलाती बुखार, यानी कल्बो उजलात की सोजिश की वजह से या फिर खिलते सौदा में ताफुन की वजह से ये जो बुखार पैदा होता है वो उजलाती बुखार कहलाता है। ये खुश्की का बुखार कहलाता है। इसको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है। डेंगू फीवर जिसको कहते हैं जी, वो भी इसी की एक अहम मिसाल है। ठीक है जी। अच्छा, ये बुखार खिलते बलगम में ताफुन से पैदा होता है। ऐसे लोग जो कि तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, पिज़्ज़ा, कोला मशरूबात, बिरयानियाँ वगैरह, मछली, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं वो इस किस्म के बुखारों का शिकार होते हैं। ऐसे मरीजों में गैस होती है, कब्ज़ होती है, शदीद बुखार होता है।
ऐसे महसूस होता है कि हड्डियाँ टूट जाएंगी, हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होता है, पेशाब मिकदार में कम और रंगत में सुर्खी माइल आया करता है, मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं, होंठ के किनारे जो है ये फट जाते हैं, ठीक है जी। मरीज़ को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी असबाब और अलामात हो गई। और ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है, 4 उंगलियां रखते ही ठोकर लगाती है, हरकत में तेज़ होती है, ठीक है ना जी। तो ये ऐसे मरीज़ की अलामात, असबाब और तशख़ीसी अमूर हो गए। अच्छा, अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो आप उसको उज़लाती होदी दे दें। इसमें सबसे बेहतरीन दवाई हब साबिर है, मुकव्वी ख़ास है, ठीक है ना जी। तो ये अद्वियात आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर उज़लाती होदी तहरीक है तो फिर आप होदी उज़लाती मुलय्यन, अक्सीर, तरियाक, मुसहिल, इनमें से कोई भी दवाई देंगे तो उज़लाती होदी जो बुखार है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी तबीब को उज़लाती असाबी या उज़लाती होदी में फ़र्क मालूम नहीं होता या आम अहबाब इन अलामात को देख के जिनमें मरीज़ डरता हो, हड्डियों में शदीद बुखार हो, जिसमें शदीद दर्द हो, हड्डियों में शदीद दर्द हो, थकावट हो, मरीज़ के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो, मरीज़ बहुत ज़्यादा डरता हो, ठीक है ना जी, बुरे बुरे ख्वाब आते हों, तो इन अलामात में आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें तो ये कमाल की होम रेमेडी साबित होगी। बड़े बड़े एंटीबायोटिक नुस्खाजात, एंटी फीवर, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो वो कौन सी होम रेमेडी है? ये भी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर आपने अजवैन देसी लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने नमक सफ़ेद लेना है, खाने वाला नमक लेना है, और तीसरे नंबर पर आपने गंधक आंवला सार लेनी है। गंधक आंवला सार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गंधक जिसके साथ आंवला सार लिखा हुआ है उसका मतलब ही ये होता है कि यह खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली है, खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाली है और बहुत महफूज दवा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कुदरती एंटीबायोटिक है सल्फर, गंधक, आंवला सार। तो इसमें आपने तीनों चीज़ें अजवैन देसी, नमक सफ़ेद और गंधक आंवला सार बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक शहद मिले पानी के साथ, यानी 1 कप पानी, इसमें 1 चम्मच शहद मिला के इससे आपने ये दवा लेनी है। छोटे बच्चों को भी आप आधी रत्ती से 1 रत्ती तक 1 साल 6 माह से लेके 2 साल तक 5 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं, जो कि तेज़ाबियत के बुखारों के लिए, सौदावी बुखारों के लिए, कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, जोड़ों में दर्दों के लिए होने वाले बुखारों के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। और एक बात और भी याद रखें कि हर किस्म के जो उज़लाती जरासीम होंगे, उज़लाती सोजिश होगी, उसकी वजह से होने वाले बुखार के लिए ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं बुखारों की तीसरी किस्म, जिसको जिगर व गुदद की सोजिश से या फिर खिलते सफरा में ताफून से पैदा होने वाला बुखार, जिसको हम सफरावी बुखार कहते हैं। टाइफाइड इसी बुखार की एक किस्म है और इसको गर्मी की वजह से होने वाला बुखार भी कहते हैं। इस किस्म के बुखार में मुब्तला मरीज़ की ख़ास पहचान ये होती है कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, शदीद लगती है। मरीज़ ये कहता है कि ठंडा यख पानी दिया जाए और पानी उसके मुंह से अलग ना किया जाए, लेकिन ये बार बार ठंडा यख पानी या बार बार पानी देना मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, ठीक है जी। ऐसे मरीज़ों को पेशाब जलन के साथ कतरा कतरा आया करता है। मरीज़ के जिस्म में जलन बहुत होती है, मैदे में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब जर्दी मायल आता है, सरसों के तेल जैसा बाज़ औक़ात आया करता है। इस मर्ज़, इस बुखार का जो सबब है वो गर्म अग़ज़िया, अद्विया, अंडे, ब्रायलर मुर्गे, ठीक है ना जी, इस किस्म की ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करने से, गर्म माहौल में रहने से, जैसा कि तंदूरची हो गए, ठीक है जी, किसान हो गए जो कि गर्मी में मुसलसल काम करते हैं, वो लोग इस बुखार का ज़्यादा शिकार होते हैं, ठीक है जी। ख़वातीन इस बुखार का ज़्यादा शिकार होती हैं, जिनके रहम में वरम होती है, सोजिश होती है, वो भी इसी किस्म के बुखार में मुब्तला होती हैं। सोजाक का मरीज़ भी इसी किस्म के बुखार का शिकार होता है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आपने इसका इलाज जो है वो कैसे करना है। अगर होदी उज़लाती तहरीक है और ऐसे नब्ज़ की पहचान कि ये हरकत में तेज़ होती है, दरमियान में चलती है, दबाव देने से दब जाती है, यानी अगर होदी उज़लाती तहरीक है तो आप उसको होदी असाबी कर दें। होदी असाबी में होदी असाबी मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक बेहतरीन अद्विया साबित होती हैं।
جو غدی اعصابی محرک شدید ہے جس میں سنڈ 5 تولہ ہے، نشادہ ٹھکری 2 تولہ ہے اور کالی مرچ 1 تولہ ہے، یہ صفراوی یعنی غدی عضلاتی بخار کا کمال کا علاج ہے، استعمال کر کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر غدی اعصابی تحریک ہے تو آپ غدی اعصابی ادویات دے سکتے ہیں، 6 تریاک ایسے بخار کا کمال علاج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے علاوہ اعصابی غدی محرک شدید ملین مسل اور اکثیر تریاک وغیرہ میں سے کوئی بھی دوا غدی اعصابی بخار کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی طبیب کو غدی عضلاتی اور غدی اعصابی میں فرق معلوم نہیں ہوتا تو آپ نے صرف غدی تحریک کو تشخیص کرنا، اور عام احباب جو کہ اس قسم کی علامات جن میں پائی جاتی ہوں وہ بھی یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، کمال کا رزلٹ ملے گا۔ اس میں آپ نے سہاگا لے کے اس کو بریاں کر لینا ہے۔ دوسری چیز آپ نے ملٹھی لینی ہے، انتہائی باریک پاؤڈر کر کے آپ نے اس کا وزن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاؤڈر کرنے سے پہلے وزن نہیں کرنا، جتنا سہاگا کا وزن ہو بریاں کرنے کے بعد اتنا ہی وزن ملٹھی کا ہونا چاہیے پاؤڈر کرنے کے بعد۔ اور تیسری چیز گندھا کا عملہ سار ہے، تو یہ تینوں چیزیں برابر وزن ہونی چاہیے۔ اس کو آپ مکس کر لیں اور 500 ملی گرام سے 1 گرام تک دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بخار جو ہے، جو کہ گرمی کا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، سوزاک کی وجہ سے بخار ہے، جوڑوں کی ورم اور سوزش کی وجہ سے بخار ہے، یہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہوم ریمیڈی انتہائی محفوظ ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی اگر ان میں یہ علامات پائی جائیں، گرمی کا بخار ہو، تو آدھی رتی سے 1 رتی تک شہد میں ملا کر آپ ایسے بچوں کو چکھوا سکتے ہیں۔ ان کو جو بخار ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بخاروں کے متعلق یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تمام اطباء کرام جو ہیں وہ اس اصول کے مطابق بخاروں کا علاج کریں گے۔ دیکھیں، تھوڑا سا بخار بگڑا ایلوپیتھی کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ ہمارے احباب جو کہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ بخار ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ جلدی سے بخاروں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر حضرات بھی بہت جلد جو ہے وہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں، دماغی مریض بن جاتے ہیں، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کسی کا بازو جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں تو صحیح ایسے مریضوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ طب جو کہ فطرت ہے، آپ اس کے مطابق تھوڑا سا صبر کر کے چلیں تو 2 سے 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو بخار ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں آتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بخاروں کا شمار ایمرجنسی امراض میں ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غیر اصولی طور پر اصول علاج اپنائیں اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مریض کو مفلوج کر دیں، تو یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔